हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज हम मानव भूगोल की पार्थिव एकता और अंतर संबंध के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्थिव एकता के सिद्धांत। पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए, मानव भूगोल के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज का हमारा सिद्धांत है पार्थिव एकता या फिर अंतर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए, प्रकृति में सभी पदार्थ एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हुए ही वे अपना विकास करते हैं। जैसे सभी जो प्रकृति में भौगोलिक तत्व मौजूद हैं वो भौगोलिक तत्व हैं, वो मानव की सभी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, उन सांस्कृतिक क्रियाओं से प्रभावित होता है। और जो मानव है वो मानव प्रकृति के सभी जो भौगोलिक तत्व हैं उन भौगोलिक तत्वों से प्रभावित होता है, अपना विकास करता है और अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक स्थिति में हम कह सकते हैं कि मानव प्रत्येक तरीके से भौगोलिक तत्वों से प्रभावित होता है और सभी भौगोलिक कारक है वो भी मानव से प्रभावित होते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप देखिए, जो मानव है, मानव के जो सभी मानव का जो रहन सहन है, खान पान, वेशभूषा, ठीक है, और वातावरण, इन सभी के ऊपर जो प्राकृतिक तत्व है उन प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और किन के ऊपर? मानव के सभी कारकों, जैसे सभी क्रियाकलापों, जैसे मानव के सभी क्रियाकलाप है, रहन सहन है मानव का, खान पान है, वेशभूषा है, प्राकृतिक मानव का जो वातावरण है, उन सभी के ऊपर प्राकृतिक तत्वों का सीधे तौर से प्रभाव पड़ता है। और मानव भी अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर जो प्राकृतिक वातावरण है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आज के वीडियो में हम जो प्राकृतिक जो पार्थिव एकता और उसके अंतर संबंध के जो सिद्धांत उसके बारे में हम आगे देखें। तो देखिए, प्रकृति पर जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो जलवायु है और जलवायु के जो सभी तत्व हैं वो भी एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं। जलवायु के जो सभी तत्व हैं, जलवायु के तत्व भी एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं या फिर एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। जैसे जलवायु के तत्व है जिसमें देखिए तापमान है, तापमान, मिट्टी, वर्षा, पाला, कुहरा। ठीक है, जो भी जलवायु के जो तत्व हैं, पाला है, कुहरा है, मिट्टी है, वनस्पति, ठीक है, दाब, बादल, दाब है, वायुदाब है, बादल है, ये सभी जो कारक हैं आपस में प्रभावित होते हैं। ये सभी कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक चीज़ एक दूसरे के साथ प्रभावित होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है और अपना विकास करती है। जैसे मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि भी एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। अपना जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अनेक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखें तो पार्थिव एकता के संबंध में अलग अलग जो सभी विद्वान हैं, जो भौगोलिक विचारक हैं, उन भौगोलिक विचारकों ने भी अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने भी अपना जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, भूगोल का जो मानव भूगोल का पार्थिव एकता का सिद्धांत उन्होंने अपनाया है। इसमें सबसे पहले हम देखें तो रेडजेल ने अपनी जो पुस्तक है, रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में भी पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है रेडजेल का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें रेडजेल ने बताया है कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है। उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल के दृश्य
पार्थिव एकता से संबंधित है। पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल के जो सभी दृश्य हैं वो सभी दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं तथा केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। तथा केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। यह रेडजेल का कोटेशन है जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी में लिखा है पार्थिवता के बारे में कि मानव भूगोल के जो दृश्य हैं, मानव भूगोल के जो सभी जो दृश्य हैं वो पार्थिवता से संबंधित है और तथा केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं, मतलब पार्थिवता के द्वारा ही उनका वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का संबंध, उन्होंने लिखा है कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो ये रेडजेल ने अपने पार्थिवता के संदर्भ में अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है एंथ्रोपोज्योग्राफी उसमें विचार प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिवता से पार्थिवता से संबंधित है तथा केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। इसी के संदर्भ में उन्होंने आगे लिखा है कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का जो अध्ययन है, मानव की जो सभी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है इनका मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो ये अपने जो विचार बताए हैं रेडजेल ने पार्थिवता के संदर्भ में। ठीक है, उसके आगे हम उनकी जो शिष्य थी कुमारी सैंपुल, उसके बारे में देखते हैं कि कुमारी सैंपुल ने भी पार्थिवता के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे हम देखते हैं कुमारी सैंपुल के बारे में। देखिए, कुमारी सैंपुल ने भी पार्थिवता के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया है कि मानव की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना किया जा सकता है जिस पर खेती करता है। उन्होंने बताया कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन, कुमारी सैंपुल ने बताया है कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता। उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वह खेती करता है, जिस पर वह खेती करता है। जिस पर वह खेती करता है, यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। सामुद्रिक व्यापार करता है।
मतलब कुमारी सेमपुल ने भी मतलब जो पृथ्वी है उसी का महत्व बताया है, धरातल का उसने बहुत ज़्यादा अपने विचारों में महत्व प्रस्तुत किया है। और कुमारी सेमपुल ने बताया कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन, मानव के जो सभी क्रियाकलाप है, मानव के रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, मानव के द्वारा जो सभी क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन सभी मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किसके बिना नहीं किया जा सकता? पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता। उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वह खेती करता है, यात्राएं करता है और सामुद्रिक व्यापार करता है। मतलब उन्होंने पृथ्वी का मानव के लिए बहुत अधिक महत्व बताया है। ठीक है, ये थे हमारे कुमारी सेमपुल के पार्थिविकता के संबंध में विचार। आगे हम देखते हैं हम्बोल्ट के जो विचार है पार्थिविकता के संबंध में। हम्बोल्ट ने भी पार्थिविकता के सिद्धांत का समर्थन किया था और उन्होंने भी अपने इसके संबंध में मत प्रस्तुत किए थे। तो देखिए हम्बोल्ट के बारे में हम देखें तो हम्बोल्ट ने इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम्बोल्ट ने बताया है, हम्बोल्ट के विचारों के बारे में हम देखें तो पृथ्वी पर निर्मित हम्बोल्ट ने बताया है कि पृथ्वी पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनस्पति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनस्पति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम्बोल्ट ने किसको महत्व दिया है? वनस्पति को। ठीक है, कुमारी सेमपुल ने दिया था पृथ्वी के धरातल को महत्व। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के धरातल पर ही सभी कार्य किए जाते हैं और मानव के जो सभी क्रियाकलाप है पृथ्वी के बिना नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और हम्बोल्ट ने अपने सिद्धांत में यह विचार प्रस्तुत करते हुए किसको ज़्यादा महत्व दिया है? वनस्पति को। ठीक है, उन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर निर्मित किसी भी भूदृश्य का निर्माण, पृथ्वी के ऊपर कोई भी भूदृश्य का निर्माण हो रहा है, मनुष्य के द्वारा किसी भी भूदृश्य का निर्माण किया जा रहा है तो किसके बिना संभव नहीं है? वनस्पति के बिना। ठीक है, इस प्रकार से हम्बोल्ट ने अपने सिद्धांत में वनस्पति को महत्वपूर्ण दिया है। फिर उन्होंने आगे हम्बोल्ट ने अपनी कॉस्मोस में पृथ्वी को एक जैविक तथा अविभक्त इकाई माना है। उनकी जो पुस्तक है कॉस्मोस, हम्बोल्ट की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है कॉस्मोस, जिस कॉस्मोस ने हम्बोल्ट ने पृथ्वी को एक जैविक और अविभक्त इकाई माना है। पृथ्वी को एक जैविक और अविभक्त इकाई माना है। ठीक है, इकाई माना है किसने? हम्बोल्ट ने। और किस ग्रंथ में किस लिखा है इस चीज़ के बारे में? कॉस्मोस के बारे में। और कॉस्मोस है जो हम्बोल्ट का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। हमने इस आज की वीडियो में हमने दो ग्रंथों के बारे में चर्चा कर ली है। एक पढ़ा हमने रेडजेल का ग्रंथ वो था एंथ्रोपोज्योग्राफी, और कॉस्मोस है जो किसका है? हम्बोल्ट का। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट क्वेश्चनों में है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विडाल डिला ब्लास के जो विचार है उनके बारे में, कि विडाल डिला ब्लास ने पार्थिविकता के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने क्या बताया है। ब्लास के जो पार्थिविकता के विचार हैं, ब्लास ने भी पार्थिविकता के सिद्धांत का समर्थन किया है। और ब्लास और ब्रुन्स ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले समस्त जीवधारी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मनुष्य आदि में एक पारस्परिक संबंध होता है। किसी भी स्थान विशेष में निवास करने वाले किसी भी स्थान में निवास करने वाले जीवधारी, किसी भी स्थान में निवास करने वाले जीवधारी, ठीक है, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य
वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य सभी में एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होता है। अंतर संबंध होता है, ठीक है। ये बताया है ब्लास और ब्रुन्स दोनों ने, जो फ्रांसीसी विद्वान हैं, ठीक है। ब्लास और ब्रुन्स ने किसी भी स्थान में निवास करने वाले सभी जीवधारी, पृथ्वी के किसी भी धरातल पर निवास करने वाले कोई भी जीवधारी हो, जैसे वनस्पति हो, जीव जंतु और मनुष्य, सभी में एक दूसरे के साथ अंतर संबंध की उन्होंने बात की है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास ने अपनी पुस्तक एजेंट में, ब्लास की एक पुस्तक है जिसका नाम है एजेंट, ये किसकी पुस्तक है? ब्लास की, ठीक है। कॉस्मोस किसकी थी? हम्बोल्ट की। एंथ्रोपोज्योग्राफी रेडजेल की और एजेंट ब्लास की। ये ब्लास की एक पुस्तक थी एजेंट, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाना चाहिए। एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन, वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाना चाहिए। प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है। ये ब्लास के अपने विचार थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एजेंट में प्रस्तुत किए। किसी देश के एक राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने अलग अलग विद्वानों के पार्थिविकता के संबंध में जो भी विचार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।